आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो सोकर उठा। आज खिलाफे मामूल उसको किचन में खड़े देख वो बोला जो नाश्ता बना रही थी। उसे घर देखकर ये तो जान चुका था कि वो कॉलेज छोड़ने का प्रोग्राम बना बैठी है। बचपन में उसको पाला था, उसकी रग रग से वाकिफ था। ये अलग बात थी कि आजकल उनके दरमियान तनाज़ात बढ़े हुए थे। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। वो आखिरी पराठा बनाकर हॉट पॉट में रख चुकी थी और तवे को चूल्हे से उतार कर बिना उसकी तरफ देखे बोली, अशनाल, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं जितना नर्म पड़ रहा हूँ तुम उतना ही सर पे चढ़ रही हो। वो उसकी पुष्ट को देखता तल्ख मिजाज लहजे में बोला, किसने कहा है सर पर चढ़ाएं? मैंने कहा था ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था ना मुझे अपने घर लाने का। अब भुगतें फिर। वो मुंह फट अंदाज में गुस्से और बदतमीजी से बोली, इश्नाल, माइंड योर लैंग्वेज। छोटे बड़े की तमीज ही भूल रही हो। अदब लिहाज तुम में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब मुझे खुद पर सख्ती करने पर खुद मजबूर कर रही हो तुम। आप अपनी ज़ुबान संभालें, मुझे अदब आदाब मत सिखाएं, मैंने पहले ही सीखे हुए हैं। वो ये कहकर चाय का कप काउंटर पर पटकती जाने लगी। तो ये तय है कि तुमने कॉलेज नहीं जाना? वो उसके बाजू थाम कर उसके सभी चेहरे पर निगाहें डालते हुए बोला, नहीं जाना। जब एक बार कह दिया तो बार बार मुझे फोर्स मत करें। वो उसकी निगाहों में निगाहें डालकर बिना झिझके बोली, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। ये तो तय है, तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे हैवान ही बनना पड़ेगा। ये कहकर उसको दुरुस्ती से बाजू से पकड़ता वो घसीट कर साथ लाया, छोड़े मुझे। वो उसके खींचने से खौफ जताई, चुप करो तुम। वो सर्द लहजे में बोला था, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। उसकी गिरफ्त बाजू पर मजबूत हुई और उसका सर्द रवैया देखकर वो सहमी। उसके दिल ने खौफ के मारे धड़कना ही छोड़ दिया था। वो सोचने लगी कि अब वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। अब तुम्हारी आवाज़ भी आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर उसे बेड पर पटकने वाले अंदाज में बिठाया। अलमारी की तरफ जाकर उसकी शॉल निकाली और करीब आकर उसके सर पर डाली। बेड साइड दराज से उसका पेन निकालकर दुपट्टा सेट उसकी पिन निकालकर दुपट्टा सेट किया जिसमें उसका आधा मुंह छुप गया था। शॉल सेट करके उसको देखा जो टेढ़े मुंह के जाविये बना रही थी। उसकी साइड टेबल से बुक्स इकट्ठी करके बैग में डाली। कुछ पल उसके सहमे चेहरे को देख नर्म पड़ा, लेकिन फिर उसकी बदतमीजी को सोच उसे बाजू से पकड़ उसका बैग उठाकर खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी तक साथ लेकर चलने लगा। छोड़ें, चल लूंगी मैं खुद। वो दो बंदों को अपनी जानिब निगाहें जमाते हुए देखकर गुस्से से बोली। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उस शख्स को परवाह क्यों नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा है। अब तो तुम्हारे अच्छे भी चलेंगे। वो गाड़ी के करीब आता उसे गाड़ी में बिठाकर सख्ती से बोला और खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। वो उसको देखता लब भींचे ड्राइव करने लगा। जो डैशबोर्ड पर सर रखे रोने लगी। वो हिचकियों से रो रही थी। उसे ऐसे देख रोशनाल के पत्थर दिल को कुछ हुआ था। वो उसे बगैर नाश्ते के लाया था, लेकिन वो जिद्दी ही इतनी हो रही थी कि उसे ऐसा करना पड़ा। उसने गाड़ी बेकरी के सामने रोकी और कार लॉक करता चला गया। शवारमा और टिन लेकर आया। उसे खिला देगा या साथ दे देगा कि वो कॉलेज में ही खा ले। इश्नाल, उसके कंधे पर हाथ रखकर अब की बार उसने नरमी से उसे पुकारा। जो उसी जाविये में बैठी अब भी रो रही थी। वो बगैर सर उठाए अपने कंधे पर से उसका हाथ झटक गए, जबकि रोशनाल ने उसको देखकर फिर से गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइविंग पर निगाहें जमा ली। उतरो, कॉलेज आ गया है। वो कॉलेज के सामने गाड़ी खड़ा करता बोला। वो सर उठाकर गुस्से से उठी और दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो उससे खुला नहीं। उसने नज़रें गुस्से से उसकी तरफ की और खूंखार नज़रों से उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि निकाले मुझे बाहर गाड़ी से। अब आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। उसके तपे चेहरे को देख रोशनाल के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। कार का दरवाज़ा नहीं खुल रहा और अकेली रहने चली थी मोहतरमा। वो तंज का तीर उस पर मारकर दरवाज़ा खोलने की गौर से उसकी तरफ झुका। रोशनाल ने जब उसे ऐसे देखा तो सांस रोककर बैठ गई, लेकिन वो तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उलझन हुई, हटें पीछे, देर हो रही है मुझे। वो उसको ऐसे देख घबरा कर बोली, ये खा लो फिर चली जाना। उसने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। वो नज़रें चुराकर झूठ बोल गई, कॉलेज में खा लेना। उसकी गोद में रखते हुए बोला था शॉपर, खा लूँगी, अब प्लीज़ दरवाज़ा खोले मेरी तरफ का। वो हार मानते हुए बोली, जैसे छुटकारा पाना चाहती हो उससे, पहले मुंह वॉश करो। तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़ जंगल से भाग कर आई है। वो उसके रोए रोए सफ़ेद चेहरे को देखता हुआ लतीफ़ सा तंज करते बोला, और आपको देखकर ऐसे लग रहा है आप उस भेड़ के मालिक हैं जो डंडे से उस भेड़ को आगे लगा कर रखते हैं।
वो एकदम से तेज लहजे में जवाब उसके मुंह पे मारते बोली, शुक्र है गुस्से में ही सही तुमने माना तो सही कि तुम भेड़ हो। वो उसकी बात पर कहकहा जब्त करता खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, आप बहुत बुरे हैं। वो उसके वजीह चेहरे पर नजर डालते नाराजगी से बोली, जो रफ से हुलिये में भी उसका दिल धड़का देने की सलाहियत रखता था। उसकी डार्क ब्राउन आंखें खुद पर जमे देख वो नजरें झुका गई। तुम्हारे मामले में मैं बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे मामले में क्यों बुरा बन जाता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे मामले में बुरा बनना। वो उसकी हैरत से फैलती आंखों को देख बोला, आपने मनाल आपी के साथ सख्ती क्यों नहीं की थी? उसे तो आपने कभी भी नहीं मना किया। मैं ही क्यों हर किसी के अताप का निशाना बनी रही? वो जो मर्जी करती रही, जो चाहे खाती, जहाँ चाहे जाती। क्यों मेरे हक में हर शख्स ही बुरा क्यों बन जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। ये भी नहीं सोचा कि देर हो रही है, क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं थी जो मैं उस पर हक जताता। वो मेरी नहीं थी जो मैं उसे रोकता टोकता या उसे मना करता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्ही पर हक जताऊंगा ना। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। मेरी सांस सांस में बसी हुई, और जो चीज़ मेरी होती है ना वो मेरी होती है। मैं तुम्हें टोकूंगा, मना भी करूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। वो उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते गुस्से से बोला, चीज़ें तो वक्ती होती हैं जो अपनी महदूद मुद्दत तक साथ देती हैं, फिर तोड़ फोड़ कर फेंक दी जाती हैं। मगर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जिंदा इंसान हूँ, बेजान शय नहीं हूँ मैं। तुम मेरी अंतुल हयात हो, तुम्हें तोड़ कर नहीं बल्कि खुद से जोड़ कर रखूंगा। तुम बेजान चीज़ नहीं हो। वो ये कहकर शरारत से आंख विंक कर गया। देर हो रही है, मुझे दरवाज़ा खोल दें, जाना है मुझे। वो हरासा सी उसके बदलते रूप को देखकर घबराए अंदाज में बोली थी, पहले फेस वॉश कर लो। वो बॉटल का ढक्कन खोलते बोला, फिर आपकी गाड़ी ने गंदा हो जाना है और आपने मुझे डांटना है। वो लब भींचे शिकवा कर गई, तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है मेरी गाड़ी। मुंह धो लो, मैं गाड़ी साफ करवा लूंगा, पर मुझे जाना है। वो उसी जिद्दी लहजे में बोली, अच्छा 2 मिनट। वो टिश्यू पेपर निकालता उसकी गाड़ी का शीशा नीचे कर गया और टिश्यू गीला करके उसका मुंह साफ करने लगा, जबकि वो उसके हाथ से टिश्यू लेकर अपना मुंह खुद साफ करने लगी। फी अमान अल्लाह। उसने लॉक खोल दिया। वो बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए नीचे उतरी, जबकि वो उसकी पुश्त को देखता रह गया। जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई वो तब तक देखता रहा। वो उसे अपने रिश्ते का यकीन दिलाना चाहता था, लेकिन अब वो शायद यकीन करना नहीं चाहती थी। उस नर्मो नाजुक लड़की को पत्थर बनाने में भी तो उसी का ही हाथ था ना। डॉक्टर, पेशेंट ठीक तो है ना? हसनाल किसी खदशे के तहत बोला। 11 घंटे हो गए थे। वो परेशानी से चक्कर काट रहा था हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। उसकी हालत बुरी थी, चेहरा थका हुआ था, सारी रात से जागना, ऊपर से टेंशन। सॉरी सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मरीज़ा को बचा सकें, लेकिन ज़्यादा हाई ड्रग्स की वजह से उनके दिमाग की नसें फट गईं, जिसकी वजह से वो जानबर नहीं हो सकीं। ये क्या कह रहे हैं आप? गम की शिद्दत से उससे बोला ही नहीं जा रहा था। वो गिरने के से अंदाज से ज़मीन पर बैठा धाड़े मार मार कर रोने लगा। क्या ये दुनिया जालिम थी? क्या उसका जज बाप अपनी मुर्दा बेटी को उसका इंसाफ दिला पाएगा, या 2 दिन में ये भी किस्सा सरेआम रहेगा और फिर लोगों की जुबान पर गूंज रहेगी? फिर इस मामले को लोग ऐसे भुला देंगे जैसे उस बच्ची का वजूद ही ना था दुनिया में। क्या उसका बाप उसे दुनिया की अदालत में इंसाफ दिला पाएगा, या उसका रब ही अपनी अदालत में उनको इंसाफ देगा? और बेशक रब की अदालत बहुत बड़ी है। एक बदले की जद में वो जज की बेटी आ गई। उसका बाप बाहर था जो बेटी के अगवा का सुनकर वापस आ रहा था। इरफान दुरानी ने अपने बदले में जज की बेटी को किडनैप करवाया था। अदालतें तो गोया उसके बाप से चलती थी। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसकी बेटी जिंदगी की बाजी हार चुकी है। क्या हुआ है? आपका कोई अपना चला गया है? क्या कोई मर गया है? एक शख्स ने उसके पास आकर जमीन पर झुकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। लोग उसे देख रहे थे। वो जमीन पर बैठा हारा हुआ जुआरी लग रहा था। मरा नहीं, मर गए हैं। लोगों के ज़मीर मर गए हैं। जाने वाली अपनी तो नहीं थी, पर इंसानियत का रिश्ता था उससे। वो शख्स उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। जब डेड बॉडी को बाहर लाया गया वो खाली ज़हन लिए उठा और स्ट्रेचर के पास गया। छोटी लड़की, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं तुम्हें नहीं बचा सका उन जालिमों से, लेकिन एक वादा है, तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। एक दिन उन जालिमों ने चाल चली थी, अब मेरा रब चाल चलेगा कि उसकी हर चाल सबकी चालों से भारी है। बेशक वो बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो उसके मासूम चेहरे को तकते हुए बोला, जो मासूम इस दुनिया से, इस जालिम दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। फिर डॉक्टर ने उसे दूर कर दिया। वो रात का खाना खाकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने हसनाल का नंबर ट्राई किया,
5-6 दफ़ा कॉल करने के बावजूद वो नहीं उठा रहा था। वो परेशान हो गया। उसने घर के नंबर पर ट्राई किया। हेलो, दूसरी जानिब से माँ की आवाज़ आई। अस्सलामुअलैकुम माँ, हसनाल घर पर है क्या? फ़ोन नहीं उठा रहा। वो परेशान हुआ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो तो पिछले 5 दिन से घर ही नहीं आया। वो भी परेशान थी। मैंने तुम्हें कहा था उसे मत सपोर्ट करो, लेकिन तुम ही उसके अंदर जोश पैदा कर रहे थे कि इसी फील्ड में आओ। उसको इतना जुनून है कि वो रातों को घर नहीं आता। सलाम का जवाब देते ही वो फट पड़ी थी। अम्मी प्लीज़, उसने जब ये फील्ड रखी थी तो मैं क्या कर सकता था? उसके दिल में बचपन से शौक़ था। आप परेशान ना हो, रूटीन उसकी टफ़ है, बिज़ी होगा कहीं। और बाबा कहाँ हैं? आगा जान ठीक हैं। खाला जान कैसी हैं? आगा जान ठीक हैं। खाला जान कैसी हैं? वो उनकी परेशानी से भरपूर आवाज़ सुनकर उनका ध्यान बटा गया। माँ हूँ, सब समझती हूँ तुम्हारे ड्रामों को। छोटा बच्चा ना समझा करो, अपने हाथों में पाला है तुम्हें। वो बिफर उठी। अम्मी, आवाज़ नहीं आ रही। वो उनको ज़्यादा परेशान होता देख फ़ोन काट गया। स्लीपर पहनता वो इश्नाल के रूम की तरफ आया। उसका डोर एक दफ़ा नॉक किया और आवाज़ ना सुनकर फिर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड के दूसरी तरफ नमाज़ पढ़ चुकी थी और जाए नमाज को समेटती उठकर बेड की चादर सेट करने लगी। वो झुककर बिस्तर की चादर सेट करने लगी। अभी तक नज़र उस पर नहीं पड़ी थी जब दूसरी उसको तकती रोशनाल की आंखें गज़ब की हिद्दत समेट लाई थी खुद में। इश्नाल को उसकी नज़रों से तपिश का एहसास हुआ। नज़रें उठाकर उसने देखा जिसकी आंखों में आज सर्दपन नहीं बल्कि अजीब सी हिद्दत थी। आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने समझा शायद चाय के लिए कहने आया होगा। वो उसको देखने लगा। वो किस मिजाज की लड़की थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, यानी उनका रिश्ता ज़रूरतों की नोयत तक था बस। उसमें एतमाद, प्यार, मोहब्बत, यकीन कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उसे एतमाद, यकीन और मोहब्बत दिया ही कब था? जब भी की, ज़बरदस्ती की, गुस्सा किया, डांटा, मारा, तो वो उस पर कैसे यकीन करती? हटे, मैं चाय ला रही हूँ, वो कहकर उसके नज़दीक आई जबकि वो उसका बाजू थाम गया। मुझे चाय की तलब नहीं है, तुम्हारी तलब है। उसका बाजू पकड़कर वो भरपूर लहजे में बोला। ये लड़की एक पल के लिए उसको नज़रों से ओझल नहीं चाहिए थी। वो उसका दिलो दिमाग नशे का असर करती थी उसके दिलो दिमाग पर। उसकी बीवी उसे बहुत ज़रूरत थी। नशा भी दुनिया भुला देता है और वही दुनिया भुला देने का काम रखती थी। रोशनाल का पहली बार ये अंदाज़ देखकर उसका दिल धड़का। जो उसके सामने सवाली सा खड़ा था, वो चाहती तो उस सवाली को खाली ना जाने देती, लेकिन उसके सितम उसे रुलाते। उसके बिखरे बाल उस सितमगर शख्स को इतना हसीन बना रहे थे कि उसका दिल किया कि उसके बालों को अपने हाथ से समेटे। उसने आज अपनी तहय्युर-आमेज़ सुर्ख आंखें लम्हे भर को उठाईं और फिर रेशमी लंबी पलकों की चिलमन को गिराया। मैं तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं? वो उसके चेहरे को देखते बोला। हाथ छोड़े मेरा। वो उसकी आवाज़ सुनती होश की दुनिया में आई। उसका दिल जैसे खुद को मलामत करने लगा। सॉरी रोशनाल साहब, हाथ छोड़े मेरा। आपको चाय की तलब हो या ना हो, लेकिन मुझे आपके चाह की कोई तलब नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले भरपूर एतमाद से बोली। ये कहकर उसका हाथ छोड़ दिया था उसने, जबकि वो उसके पास से होती हुई गुजरी और वो पीछे अपने खाली हाथों को देखने लगा। कैसी बेहया लड़की हो, मेरे दोनों बेटों को घर से निकाल कर खुद ऐश की ज़िंदगी गुजार रही हो। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। पहले एक को अपने इश्क में मुब्तला किया, फिर उसके साथ ड्रामा किया, अब मेरे मासूम बच्चे को घर से दरबदर कर दिया। मुझे सारा पता है वो तुम जैसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहता, इसलिए रातों को घर नहीं आता। वो आगा जान के लिए चाय बना रही थी जब वो भड़कती हुई किचन में दाखिल हुई। खाला आप, वो हैरत से बोली थी। उनकी बातों से उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने सुई चबो दिया उसे। बस नहीं हूँ मैं तुम्हारी खाला, बेहया लड़की। इस रिश्ते का तो पास रखा होता। मेरा मासूम बेटा बस तुमसे रिश्ता मजबूरी में निभा रहा है। उससे तलाक लो तो मेरा बेटा भी सुखी रहे और मैं भी। शक्ल देखने को तरस गई हूँ मैं उसकी। वो आगे से कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। वो हद से गिरी हुई बातें कर गई थी। वो आगे से कुछ नहीं बोली थी। वो समझती थी कि वो हक बजानिब है। उन्होंने ये तक भी कह दिया था कि तुम दोनों भाइयों को वरगलाती रही हो। वो सुनाती रही और वो सुनती रही। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। दिल हसनाल से बगावत पर आमादा था।
वो नमाज पढ़कर फारिग हुई। जब से खाला गई थी तब से उसका दिल बोझल था। उसे हसनाल पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसे बस हसनाल का इंतज़ार था जिस पर उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। कितना दोगला था वो शख्स। उसके मुंह पर मीठा और अंदर और बाहर से कुछ और। उसने वो गुस्सा कब से जब्त कर रखा था जो उसने हसनाल पर उतारना था। वो टहलने लगी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। आधे घंटे बाद उसे बाइक की आवाज़ आई। खिड़की के पास गई। टूटी हुई खिड़की से उसे देखा जो धीमी चाल चलता अंदर आ रहा था। अपने सर पर दुपट्टा ठीक करती वो नीचे बढ़ी। इतने दिनों बाद उस मुनाफिक शख्स को देख वो गुस्से से लाल पीली हुई। वो घर में खामोशी देखकर आहिस्ता से नीचे उतरी। हसनाल अंदर चला गया था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा रहा। कितने दोगले और मुनाफिक इंसान हो तुम। मेरे सामने तो बड़े तमीज़दार बनते हो, जैसे मैं तुम्हारी चालाकियां जानती नहीं हूँ। वो उसको देखते गुस्सा जब्त किए बिना बोली। क्या मतलब? वो मुड़कर उसकी तरफ देखकर बोला। वो पहले ही परेशान था। मतलब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत भोले हो। बाहर से आवारगियां कर करके मजलूम बनना तो कोई तुमसे सीखे। मुझ जैसी औरत से शादी करके तुम तो सबके सामने मासूम बन गए, लेकिन मेरी इज्जत को सवालिया निशान बना दिया है तुमने। वो पहले तो उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर ठिठकी, जो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसका चेहरा उसे बहुत सुर्ख लगा था। लेकिन फिर उसकी माँ की गई बातें याद आईं तो रह ना सकी। मनाल, एक बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए दूर रहो तो बेहतर होगा। वो आपसे तुम पर आया। आज मनाल को वो बहुत बदला हुआ हसनाल लगा, जिसके चेहरे की मखसूस मुस्कुराहट तक गायब थी। और मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस तलाक दो मुझे, छुटकारा पाओ। वो उसके नज़दीक आई और उसका गिरेबान थाम गई। क्यों दूँ? दिल भर गया है मुझसे या कोई और पसंद आ गया है? वो अपने गिरेबान से उसका हाथ हटाते बोला। मुझे कोई पसंद आया हो या ना हो, तलाक दो मुझे। अभी वो उसका फिर से शर्ट और गिरेबान थामे पागलों की तरह बोली। बकवास बंद करो अपनी, आज सारी अकड़ खत्म कर दूंगा तुम्हारी। मुझसे जुदा होने का इतना शौक है ना तुम्हें, पागल औरत, जो हर वक्त मेरा दिमाग खाकर रखा है तुमने। उसके हाथ गिरेबान से हटाकर उसने उसे बेड पर फेंका और अलमारी से बेल्ट निकाल कर लिया। हसनाल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके सामने हाथ जोड़े उसने। उसका एकदम से गुस्से में आना उसकी समझ से बाहर था। उसके दिल वहशत से बैठा जा रहा था। आप बोलो मुझे। वो बेल्ट को एक बार हाथों के गिर्द लपेटते हुए बोला। हसनाल, ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे, मत मारो मुझे। वो उसके खतरनाक रवैये पर दिल पर हाथ रख गई। क्या बकवास कर रहा हूँ? बोलो आप। शोहर ना समझा, काठ का उल्लू समझ लिया। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी और के काबिल छोड़ूंगा तो कोई तुम्हें पसंद करेगा ना। आप छोड़ दें मुझे। खौफ से उसका रंग पीला पड़ा। वो बमुश्किल बोल पाई। उसने बेल्ट उछाला और उसके लंबे बालों को देख आगे पीछे बिखरे हुए थे जो। वो सहमी हुई चिड़िया उसे लगी थी, जिसने खौफ से अपनी आंखें बंद की। कुछ देर अपने जिस्म पर कोई चोट ना पाकर डरते डरते उसने आंखें खोली तो हसनाल को सोफे पर बैठे देखा, जिसने अपना सर हाथों पे गिराया हुआ था। वो उसको ऐसे देखकर परेशान हुई और अपनी शर्ट दुरुस्त करती उसकी तरफ आई। हसनाल, उसने नर्म आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? लड़ाई हुई है किसी से? वो उसके मैले कपड़ों को देखते दुख से बोली। हसनाल ने सर उठाकर उसे देखा, जो उसके लिए परेशान नजर आ रही थी। उसके परेशान चेहरे और उसे अपनी फिक्र में घुलता देख एकदम से वो उसके साथ आने लगा और रोने लगा, जबकि मनाल के दिल की धड़कन तेज हुई। वो उस शख्स के वीरान चेहरे और उसके गर्म होते गाल महसूस करके अपनी सांस रोक गई।